वेलकम इन अवर चैनल किड्स। सो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शिवम। आज हम शुरू करने वाले हैं अपने क्लास 11th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो गाइस, इसको हम कहाँ पढ़ चुके हैं, हम क्लास 10th में भी इस चैप्टर को हम पढ़ चुके हैं। वो भी किसके नाम से था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से। तो गाइस, इस चैप्टर के बारे में हमको तो थोड़ा मोड़ा अंदाज़ा है ही, तो हम आगे देखते हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए हम इस चैप्टर में टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने वाले हैं ये देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। इस चैप्टर की शुरुआत कहाँ से हुई, स्टार्टिंग कहाँ से हुई इस चैप्टर की स्टार्टिंग से लेके हम एंड तक की इसमें बात करेंगे। ठीक है गाइस, उसके बाद से हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आर्गेन प्लेन, पोलर प्लेन और है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी हम देखेंगे। क्या चीज़, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो हम इसकी भी यहाँ बात करेंगे। अब देखते हैं आगे हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, हम शुरुआत करते हैं अपनी इंट्रोडक्शन से। तो गाइस, तो इंट्रोडक्शन देखिए क्या है। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर डजंट एग्जिस्ट इन रियल नंबर वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय ग्रीक। ये यहाँ लिखा है कि जो बताया गया, जो स्क्वायर रूट होता है किसका, नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है, ये डजंट एग्जिस्ट इन रियल नंबर, वो रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये किससे बताया था, सबसे पहले ग्रीक ने। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। ये सब बातों जो हैं, ये सब बातें जो हैं, ये जो ग्रीक जो बता रहा है, इससे पहले भी हमारे इंडियन मैथमेटिशियन ने महावीरा, इन्होंने अपनी बुक गणित सारा संग्रह में बताया था। इसका जिक्र किया था कि वहाँ पे जो नेगेटिव नंबर होते हैं, इनके नेगेटिव नंबर के क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर के जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये इन्होंने अपने पहले ही बता दिया था। ये मैथमेटिशियन महावीरा ने अपनी बुक गणित सारा में बताया था। ठीक है। तो उसके बाद से एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था भास्करा। इट वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट। इन्होंने प्रोबेबिलिटी में भी काफ़ी ज़्यादा सहायता की थी। उसके अंदर भी इनके बहुत सारी बुक्स के काम आए थे। और यहाँ पे इन्होंने अपनी बुक का नाम था बीजगणित। इसमें इन्होंने लिखा था, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो नेगेटिव नंबर्स के जो स्क्वायर रूट होते हैं डजेंट एग्जिस्ट इन रियल नंबर, वो रियल नंबर के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें इंडिया में हो गई थी, लेकिन ग्रीक ने इसका सारा क्रेडिट ले लिया। ठीक है। अब देखिए उसके बाद से क्या हुआ। ये तो सबने बता दिया कि जो रियल रूट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है। लेकिन अब हम बात करें कि उसके आगे क्या एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो उसको एग्जिस्ट कैसे करेंगी, इसकी बात हो गई। तो फिर आए एक साइंटिस्ट, यूलर साइंटिस्ट। ये भी एक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने आयोटा को इंट्रोड्यूस किया। अब आयोटा की इक्वल क्या होता था, √-1, यानी आयोटा इज इक्वल टू क्या होता था, √-1 की जो भी वैल्यू होती थी, √-1 को क्या कहते थे, ये आयोटा। इन्होंने इसी को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। इसके बाद से जब एक और साइंटिस्ट आए, WR हैमिल्टन, इन्होंने A+IB यानी कि इन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आयोटा होता है, इसको ही कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज कर दिया। आयोटा को किस में चेंज कर दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर में। आगे देखिए तो यहाँ पे आगे हमारा नंबर सिस्टम। हम इसको थोड़ी सी बातों को छोड़ते हुए हम फिलहाल किसकी बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा नंबर सिस्टम को देख लेते हैं। ये हमारा नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम कैसे दिया है, हमारा एक रियल नंबर और इधर है हमारा इमेजिनरी नंबर। ठीक है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर है। और देखिए नंबर सिस्टम दो तरीके से डिवाइड होता है।
एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब देखिए रियल नंबर भी दो तरीके से डिवाइड होता है, एक रेशनल और एक इरेशनल, ठीक है। एक रेशनल और एक इरेशनल। इसके बाद से ये देखिए, अब रेशनल है, रेशनल किस में आता है, इंटीजर्स में। अब इंटीजर्स कितने कितने तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है जीरो, और एक होता है नेगेटिव, एक होता है जीरो और एक होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। तो जितने भी नेगेटिव वाले होंगे वो होंगे नेगेटिव इंटीजर। वो क्या होंगे, नेगेटिव इंटीजर। वो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे गाइस। और जितने भी जीरो होंगे वो जीरो क्या होंगे, उसको क्या कहेंगे हम, जीरो इंटीजर कहेंगे। और जितने पॉजिटिव होंगे उसको क्या कहेंगे हम, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। हम आगे बढ़ते हैं, देखिए। और उसके बाद से देखिए, अगर हम जीरो के साथ हम लेके चलेंगे तो क्या होगा, अगर जीरो, देखिए यहाँ से ये हमारा जीरो है, जीरो से आगे जितने भी n तक जाने वाले जितने भी नंबर्स हैं उसको हम लेंगे तो क्या होगा, वो होल नंबर होगा। यानी कि हमारे इंटीजर से क्या निकला, इंटीजर से हमारा निकला होल नंबर। अब देखिए होल नंबर को, अगर होल नंबर में से हम जीरो को सिर्फ साइड कर दें, जीरो को निकाल दें यहाँ से, तो क्या बचेगा, 1 2 3 4 से लेके n तक, उसी को क्या कहते हैं हम, नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो ये हमको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि नंबर सिस्टम में से आया रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, उसके बाद से आया यहाँ रेशनल नंबर, उसके बाद से आया इरेशनल नंबर रियल नंबर में से, इसके बाद से रेशनल नंबर में से आए इंटीजर। इंटीजर कितने तरह के, नेगेटिव जीरो और पॉजिटिव, तीन तरीके के इंटीजर आए हमारे। अब जितने भी पॉजिटिव इंटीजर थे प्लस जीरो, उसको हम क्या कहेंगे, होल नंबर, क्योंकि इंटीजर में से निकला होल नंबर, 0 1 2 3 4 से लेके n तक। अगर हम उसी में से जीरो को साइड कर दें तो 1 2 3 4 से लेके n तक रहा, वो क्या हो गया, हमारा नेचुरल नंबर, ठीक है। इतना क्लियर है आपका, ठीक है। हम आगे देखते हैं। अब देखिए हैमिल्टन ने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, a+ib के फॉर्म में होते हैं। अब पीछे हमने क्या पढ़ा, पीछे हमने पढ़ा कि जो इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट, किसका कंसेप्ट, इमेजिनरी नंबर का, ठीक है। इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट, इमेजिनरी नंबर में क्या होता है, जो आई होगा किसके इक्वल होगा, √-1 के इक्वल होगा। ये हमको किसने बताया था, यूलर साइंटिस्ट थे, यूलर मैथमेटिशियन, इन्होंने बताया था, ठीक है। इतना हमको पता चल गया था। ये हमारे इमेजिनरी के नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद से हैमिल्टन आए, इन्होंने बताया जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं किसके फॉर्म में होते हैं, a+ib के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा जो भी इंट्रोडक्शन है, यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर आना शुरू होगा, ठीक है। तो आगे देखिए। अब देखिए यहाँ हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिखे हैं, मैंने अभी आपको कहा था a+ib के फॉर्म में होंगे। तो ये हमारा 2 क्या होगा, हमारा a होगा, और ये हमारा जो √-1 है ये हमारा होगा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ये हमारा होगा इमेजिनरी पार्ट। तो देखिए इसको हम लिखेंगे तो क्या होगा हमारा, देखिए तो यहाँ क्या होगा हमारा 2+i। देखिए यहाँ पे 2+i आ गया इसका, ये इसको क्या कहेंगे हम, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, ठीक है। जो ये पार्ट होगा इसको हम क्या कहते हैं, रियल पार्ट, और ये जो पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं हम, इमेजिनरी पार्ट। देखिए गाइस, एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ x+ib। किसी भी नंबर्स को अगर हम x+ib के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं वो क्या होगा, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। मैंने अभी आपको बताया, उसको क्या कहेंगे हम, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, ठीक है। इतना क्लियर होगा। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, जेड से, यहाँ लिखा हुआ है जेड से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो आगे देखिए। अब देखिएगा ये हमारा है x और ये हमारा y। इसको क्या कहते हैं हम, रियल पार्ट, इसको कहते हैं हम इमेजिनरी पार्ट, मैंने अभी आपको बताया।
अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है x इज इक्वल टू 3 माइनस 4i। तो इसको हम क्या कहेंगे, देखिए हम कहेंगे अगर रियल ऑफ x, तो हमारा रियल ऑफ x क्या होगा यहाँ पे हमारा 3, और इमेजिनरी ऑफ x, इमेजिनरी ऑफ y तो क्या होगा हमारा माइनस। ठीक है, ये हमको क्लियर है। आर ई ऑफ एक्स और आई एम ऑफ वाई, ये तरीके के थोड़ा से दिए रहते हैं तो हमको समझ में नहीं आता। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, होप है गाइस आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए गाइस यहाँ क्या दिया है, z इज इक्वल टू 3 दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है हमको, z इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे ये कौन सा पार्ट है, ये रियल पार्ट दिया है, लेकिन हमको यहाँ इमेजिनरी पार्ट नहीं दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इमेजिनरी पार्ट को हम क्या करेंगे, खुद से हम बना देंगे 0 इंटू आई। ठीक है, तो ऐसे जो भी जितने तरह के इस तरह के नंबर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कि जहाँ पे रियल तो दिया हो लेकिन जो आयोटा वाले जो भी इमेजिनरी नंबर हैं वो नहीं देते हैं, तो उसको हम खुद से बना देते हैं। उसको हम खुद से बना देंगे तो क्या होगा हमारा, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया है, यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी दिया है, रियल नहीं दिया है। यहाँ पे हमने रियल 0 लगा के बना लिया खुद से रियल, तो ये किसको हम क्या कहेंगे, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी दिया है और इसमें सिर्फ रियल दिया है। तो आपको समझ में आ रहा होगा इसको प्योरली इमेजिनरी और प्योरली रियल क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए पावर ऑफ आयोटा, हम पावर ऑफ आयोटा की बात करें तो देखिए गाइस मैंने बताया आई इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 है। अगर हम आई स्क्वायर की बात करें तो देखिए गाइस, तो अंडर रूट माइनस 1 इज इक्वल टू, अगर हम आई स्क्वायर करें, स्क्वायर से आई कट गया तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर आया है। अगर हम आई क्यूब की बात करें तो क्या होगा हमारा, आई क्यूब इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आई। ठीक है, तो आई स्क्वायर हमारा क्या है, -1 इंटू आई, तो क्या होगा हमारा माइनस आई इक्वल टू आ जाएगा हमारा, ये हमारा आई क्यूब इज इक्वल टू माइनस आई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखिए अगर हमको कोई बोले आई जो 5 की वैल्यू क्या होगी, आई इज टू 5 की वैल्यू क्या होगी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई टू द पावर 4 इंटू आई, और आई 4 की वैल्यू क्या होती है 1 इंटू अंडर रूट -1। अंडर रूट -1 इंटू हम कर देंगे, ये क्या होगा हमारा 1 इंटू आई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आई। ठीक है, तो ये हमको हमारा क्लियर हो गया। देखिए आई एन और आई एन प्लस 1, आई एन प्लस 2, आई एन प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, देखिए कोई भी जो n की जो पावर होते हैं उसको हम कंसेक्यूटिव टर्म में लिखते जाएंगे, तो किसी भी 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स को अगर हम मिला के लिखेंगे तो क्या होगा, वो इक्वल होगा किसके, 0 के। अब आप बोलेंगे कैसे, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ करके। जैसे कि मान लीजिए यहाँ लिखा है I1 प्लस I2 प्लस आई का क्यूब प्लस आई टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए मैं बता रहा हूँ, आई की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट -1 प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1। ठीक है, तो प्लस, और आई क्यूब की वैल्यू क्या होगी -आई। ठीक है, और आई 4 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट -1 किसके इक्वल होगा, आई के। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस का 1, उसके बाद से यहाँ प्लस माइनस क्या होगा हमारा, माइनस का आई प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए
प्लस का आई से माइनस का आई कट गया, प्लस का वन माइनस का वन से प्लस का वन कट गया, तो हमारे किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि ये जो है ये बिल्कुल सही है। तो कोई भी कंसेक्यूटिव जितने भी थे 1 2 3 4 हो, अब इसके बदले कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं 1 2 3 4 ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि आई की पावर 15 हो प्लस आई की पावर 16 हो प्लस आई की पावर 16 हो प्लस आई की पावर 17 हो। ये भी इक्वल किसके आएगा, 0 के ही इक्वल आएगा, क्योंकि ये भी 4 ही टर्म है। ठीक है, किसी भी 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो भी सम होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर है। अब देखते हैं आगे, देखिए अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो जितने भी इन सब के एडिशंस होते हैं, न कि जितने भी सब्ट्रैक्शन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स, ये सारे किसके अंदर आते हैं, अलजेब्रा के अंदर आते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए दो हम लेट्स लेते हैं, Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, A1 प्लस IB1 और A2 प्लस IB2। ये हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया। अब देखिए इसको हमको एडिशन करना हो तो कैसे होगा, Z1 प्लस Z2 करना हो तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, A1 प्लस A2 प्लस IB1 प्लस B2, इसी फार्मूला पे हम रखेंगे, हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखिए मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया है, Z1 और Z2 हमारे पास है 2 प्लस 3i और 5 प्लस 7i, Z1 और Z2। ठीक है, तो देखिए इसको हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, इसको हमने प्लस किया तो हमारा आया, इसको हमने प्लस किया तो कितना आया हमारा, 2 प्लस 5 3i प्लस 7i, तो 2 प्लस 5 क्या होगा हमारा 7 और 7 प्लस 3 क्या होगा हमारा 10। इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे, आगे हमारा है सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यह सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, यहाँ पे भी हम उसी तरीके देखेंगे, लेट कर लेंगे Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फार्मूला है हमारा, फार्मूला पे हम रखेंगे इसको, तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया है, यहाँ से हमने इसको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे हमने इसका आंसर लिख दिया। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे मल्टीप्लिकेशन। ये गाइस ये हमारा है क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारा Z1 Z2 दिया है और ये हमने एक एग्जांपल लिख रखा है Z1 Z2 का, हमने यहाँ पे रखा इसकी वैल्यू और इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आंसर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। हम आगे देखते हैं, देखिए डिवीज़न क्या कहता है, डिवीज़न रूल हमारा क्या कहता है, बिल्कुल कहता है डिवाइड कर दीजिए इसको, हमारे Z1 और Z2 हमको दिया हुआ है। ठीक है, हमने Z1 अपॉन Z2 किया 6 प्लस 3i 2 माइनस आई। तो देखिएगा जितने भी जो आई होता है इसको हम नीचे कभी भी होता है इसको हम अकेला नहीं छोड़ते हैं, जितने जो भी नीचे आई होगा इसको हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। सबसे आसान तरीका होता है रेशनलाइज कर देंगे तो हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, देखिए 2 माइनस आई तो इसको 2 प्लस आई और 2 प्लस आई लगा के इसको हमने रेशनलाइज किया। तो देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आया हमारा ये, उसके बाद से नीचे का जो है आया ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। उसके बाद से हमने इसको यहाँ पे सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो क्या गया 12 प्लस 12 और फिर प्लस 3 माइनस 1 और किसके इक्वल होगा, यहाँ पे 4 माइनस 1, तो यहाँ 4 माइनस 1 के इक्वल हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए आगे हमारा आई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस 1 के, तो यहाँ हमने आई स्क्वायर की जगह पे हमने माइनस 1 रख दिया। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आई स्क्वायर की जगह पे हमने यहाँ माइनस 1 रखा है इस फॉर्मूले की वजह से। ठीक है, अब देखिए आगे इसी को हम सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस 12 और ये हमारा 3 है, तो देखिएगा इस तो 12 प्लस 12 आई और माइनस 3 है अपॉन में 4 माइनस 1, तो ये हमारा 3 हो जाएगा।
अब देखिए 3 में से हम क्या करेंगे, 12 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 + 12i/3। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद से हम क्या करेंगे, हम इन दोनों में से 3 को कॉमन ले लेंगे। 3 को हमने कॉमन लिया तो कितना गया, 3 + 4i आ गया अपॉन में 3। उसके बाद से हमने क्या किया, देखिए गाइस, हम क्या करेंगे, 3 से 3 को काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 + 4i इसका आ जाएगा डिवाइड करने पे। तो डिवीजन रूल हमारा कुछ इस तरीके से होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि इसके क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है हमारा आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन की हम बात करें तो गाइस, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आर्गेंट प्लेन क्या होता है, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा है एक्स एक्सिस। ठीक है गाइस, इस पे कुछ पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5, इस पे पॉइंट है 1 2 3 4। ठीक है गाइस, और यहाँ पे हमने एक पी मान लिया एक पॉइंट, ये हमारा 2 3 इसका 2 3 एक पॉइंट है और यहाँ 0 है। इसको क्या कहते हैं, रियल एक्सिस कहते हैं, इसको कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है गाइस, इतना हमको क्लियर हो गया होगा। तो गाइस तो इसके जो भी पॉइंट होगा, मान लीजिए हमने z मान लिया था 2 + 3 है, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो हमको पता है। और इसका जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 2, 3। तो हमने इसको क्या किया, 2, 3 पे ले जाके यहाँ मैच करा दिया। तो जो पोलर जो रिप्रेजेंटेशन होता है पॉइंट्स का, उसी को क्या कहते हैं हम, आर्गेंट प्लेन। एक ग्राफ पे अगर हम किसी भी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर के जो पॉइंट्स होते हैं उनको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम, आर्गेंट प्लेन। ठीक है, और जो इन दोनों के बीच के जो भी डिस्टेंस होता है, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है, उसको क्या कहते हैं हम, मॉड्यूलस ऑफ आर्गेंट प्लेन। ठीक है, तो इतना क्लियर होगा। अब हम देखते हैं आगे मॉड्यूलस के बारे में। देखिए मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस मान लीजिए z = x + iy हमारा एक किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का जर्नल फार्मूला है। ठीक है, जर्नल इसी तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। मॉड्यूलस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मॉड ऑफ z, तो z लिख के इसके बाहरी बाहर 2 को डंडी लगा देंगे। और इसका फार्मूला होता है क्या, √a² + b², √a² + b² इसका फार्मूला होता है। हम इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमने एग्जांपल लिया एक, देखिएगा इस, तो एग्जांपल है z = 3 + 2i, तो इसका हमारा मॉड कैसे निकलेगा, मॉड्यूलस से कैसे निकलेगा, इसको हमने स्क्वायर कर दिया, 3² + 2², तो इस हमारा क्या होगा, अंडर रूट, देखिएगा इस, तो √3² का क्या होगा, 3 3 जा 9 + 2² क्या होगा हमारा 4। तो देखिए 9 + 4 अंडर रूट कितना आ जाएगा हमारा 13, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आगे देखिएगा इस, तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा गाइस तो उसको आप उसकी साइन को चेंज कर दीजिएगा। यानी कि देखिए ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z = 2 + 3i। ठीक है, तो हम उसको हमारे को इसका कॉन्जुगेट निकालना, तो क्या करेंगे हम, 2 + 3i, सिर्फ i के पास जो भी वैल्यू होगी उसको हम क्या करेंगे, उसकी साइन को चेंज कर देंगे। अब देखिए इसी तरीके दिया है 5 + 2i, तो इसका कॉन्जुगेट निकालना तो क्या होगा, 5 - 2i। तो इस तरीके से होता है। अगर मान लीजिए दिया 3 + 4i, तो हमको इसका कॉन्जुगेट निकालना तो क्या करेंगे हम, 3 - 4i। तो गाइस इसी तरीके सिर्फ हम साइन को चेंज करेंगे। ठीक है, तो आपको कॉन्जुगेट निकालना थोड़ा पता चल गया होगा, कॉन्जुगेट होता है ये कैसे निकलता है। ठीक है, कॉन्जुगेट कैसे निकलता है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ देखिए, हमको इसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है। देखिए z1 मॉड ऑफ z1 + z2 की किससे होगा, इससे छोटा होता है, z1 और z2 के मॉड से ये छोटा होता है, यानी जो इकट्ठे होगा तो ये छोटा होगा, किससे, अलग अलग इनको कर दिया जाएगा तो इससे छोटा हो जाएगा। अगर हम कॉन्जुगेट देखेंगे z1 + z2 का, तो ये दोनों इक्वल होते हैं अगर इन दोनों को अलग अलग करते तो। ठीक है, तो इसी तरीके से ये है हमारा मॉड ऑफ
Z1 माइनस Z2 का क्या होगा हमारा Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड। इसी तरह कॉन्जुगेट है Z1 माइनस Z2 का, तो Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, तो आगे देखिए हमारा दिया है मॉड ऑफ Z1 Z2 क्या होगा हमारा Z1 मॉड इंटू Z2 मॉड। कॉन्जुगेट ऑफ Z1 Z2 का क्या होगा हमारा गाइस Z1 मॉड इंटू Z1 कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2। इसे Z1 अपॉन Z2, Z1 मॉड Z2 अपॉन Z2 अपॉन Z2 का मॉड, और Z1 का मॉड को हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा इसका डिवीज़न आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसका कॉन्जुगेट निकल जाएगा, कॉन्जुगेट वाला भी इसी तरीके से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे Z2 क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे भी Z2 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर हम आगे बात करें तो देखिए गाइस, देखिए Z कॉन्जुगेट तो किसके इक्वल होगा, Z के स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर Z का मॉड दिया हो तो किसके इक्वल होगा, Z के मॉड के इक्वल ही होगा। ठीक है गाइस, तो ये आपको बता दें। और Z की जो वैल्यू होगी n, अगर Z के ऊपर कोई भी वैल्यू दिया होगा n, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर कोई Z की वैल्यू बाहर n दी है तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, Z की पावर n भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसको गलत हम नहीं कहेंगे। ठीक है, हमको इतना कंफर्म हो गया, हमको इतना समझ में आ गया। हम आगे देखते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, देखिए तो ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस, इसको क्या कहते हैं रियल एक्सिस, और इसको कहते हैं हम इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो इतना हमको पता है। तो अब देखिए गाइस, तो देखिए ये हमारा एक पॉइंट है यहाँ पे, इसको हम क्या कहेंगे Z मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर। Z हमारा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारा एक पॉइंट है Z जो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का है पॉइंट, और इन दोनों बीच का जो एंगल है उसको हम क्या कहेंगे हम थीटा। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे थीटा, और जो पॉइंट होगा उसको क्या कहेंगे हम आर थीटा। उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे आर थीटा। उसी को जो आर थीटा है, ये जो पॉइंट है, इसी को हम क्या कहते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इतना आपको होप है क्लियर होगा। और जो आर है वो किसके इक्वल होगा, मॉड्यूलस के इक्वल होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आर किसके इक्वल होगा, मॉड्यूलस के इक्वल होगा। अब देखिए आगे पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। देखिए तो पोलर कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो किसके फॉर्म में होते हैं, पहले z प्लस एक्स, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में होते हैं। इसको क्या कहते हैं, पोलर फॉर्म कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो x होगा किसके इक्वल होगा, r कॉस थीटा के, और जो y होगा किसके इक्वल होगा, r साइन थीटा के। किसके इक्वल, r साइन थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ z किसके इक्वल हो जाएगा, r कॉस थीटा प्लस r साइन थीटा के, i r साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, z इज इक्वल टू r, यहाँ r कॉमन हो जाएगा, दोनों में से r कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस i साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, और जो यहाँ पे जो थीटा होगा किसको हम क्या कहेंगे, हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड, इसका दो नाम है। इसको हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं या फिर एम्पलीट्यूड कह सकते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया। हम आगे देखते हैं। अब देखिए पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। पोलर रिप्रेजेंटेशन यानी जो दो अभी हम ये दोनों पढ़े, ये और फिर ये जो है इसको हम एक साथ देखते हैं, इसको हम कैसे पढ़ेंगे। देखिए तो इसको हम इकट्ठे क्या कहेंगे, पोलर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए पोलर फॉर्म ऑफ z किसके इक्वल होता है, x प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है, उसको हम क्या कहते हैं आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा कहते हैं। ठीक है, और देखिए पहला हमारा है r इज इक्वल टू जेड, यानी r किसके इक्वल होता है, मॉड्यूलस के इक्वल होता है, और इसको हम क्या कहते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और देखिए जो यहाँ पे जो टेन थीटा की जो
थीटा कहिए, अल्फ़ा कहिए, बीटा कहिए, कोई भी कहिए, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वाई अपॉन एक्स होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी ऑफ जेड, यानी इमेजिनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन रियल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये हमारा होता है, ये कुछ फार्मूला है, ये फार्मूला है और ये कुछ फार्मूला है। इसको आप याद कर लीजिएगा तो आपका लगभग है जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे देखिए, हमारा दिया है प्रिंसिपल आर्गूमेंट। प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होता है, व्हेन माइनस पाई इज लेस देन थीटा एंड थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई, पॉजिटिव पाई, देन थीटा इज द प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड। तब क्या होगा, थीटा क्या होगा हमारा, जेड का प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा। अब देखिए, ये क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट वेरी करता है। ठीक है, देखिए पहले क्वाड्रेंट में होगा तो क्या होगा, जेड क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। हमारे पास जो होता है क्वाड्रेंट, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सब के सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे होता है नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे होता है नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पे होता है पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो देखिए तो इसमें क्या होगा, थीटा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आएगा तो वो थीटा होगा, थीटा। इसमें पाई माइनस थीटा होगा, इधर होगा, ये क्या होगा, पाई माइनस थीटा। और जो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा ये क्या होगा, ये होगा थीटा माइनस पाई, यानी थीटा माइनस पाई होगा। और जो फोर्थ में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, वो माइनस थीटा होगा। ठीक है गाइस, तो वो माइनस थीटा होगा। इतना आपको पता चल जाएगा प्रिंसिपल आर्गूमेंट के बारे में। प्रिंसिपल आर्गूमेंट का आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं इसको इट्रेस करके। ठीक है, तो ये हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा ये हो गया, हम आगे देखते हैं क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा होता है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो देखिए ये किसके इक्वल होगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac के अपॉन 2 के इक्वल होता है। ठीक है, इसमें मिनट की क्या होती है वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये किससे छोटा होगा हमारा, ये छोटा होगा, 0 से छोटा होना चाहिए। अगर छोटा होगा तो कौन सी वैल्यू होगी, नेगेटिव। तो गाइस तो हम जो क्लास 10th में थे तो हमको क्या था, जो 0 से छोटी वैल्यू थी, उसके जो रूट्स हैं वो क्या होते थे, वो नहीं मिलते थे, वो वहाँ पे नहीं मिलते थे। वहाँ पे लिखता था डजंट एग्जिस्ट, हम यही लिख के क्लास 10th में आ जाते थे। ठीक है, लेकिन जो क्लास 11th में है, तो क्लास 11th में हम क्या करेंगे, हम इसके रूट्स को फाइंड करेंगे, हम इसके रूट्स को निकालेंगे। कैसे इसके रूट्स निकलेंगे, इसके रूट्स जो हैं कैसे निकलेंगे, रूट्स निकालने का तरीका होगा, हमको यहाँ पे फॉर्मूला मिलेगा, ये देखिए, बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर आई अपॉन 2i। इस फॉर्मूले के बदौलत हम क्या करेंगे, जिसके रूट्स नेगेटिव होते हैं, जो कि 0 से डिस्क्रिमिनेंट छोटा होता है, हम उसके जो रूट्स हैं वो भी हम फाइंड कर पाएंगे अब। ठीक है, तो क्लास 10 तक हम नहीं कर पाए थे, लेकिन क्लास 11th में हम ये सब कर सकेंगे। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। अब देखिए, मान लीजिए जैसे कि एक क्वेश्चन दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल देंगे हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा के। देखिए 0 माइनस फोर हमारा यहाँ पे ए दिया है 1 और सी दिया है हमारा 1। ठीक है, तो हमारा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, -4, ये किससे है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, तो ये हमारा जो नया वाला जो फार्मूला है उसी पे अप्लाई करेंगे हम। तो देखिए गाइस, तो ये हमारा नया वाले फार्मूले पे अप्लाई होगा, ये देखिए इक्वल हो जाएगा किसके, अगर हम करना चाहें तो हमारा b हमारा क्या दिया है, -b हमारा दिया है 0, फिर हमारा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल है,
-4 के इक्वल है अपॉन में 2 × 1, ठीक है। तो ये हमारा इसके इक्वल आ गया। अब देखिए अगर हम आगे देखें तो हमारा क्या होगा, जो 0 है तो 0 तो ख़त्म हो जाएगा, प्लस माइनस हम -4 को क्या लिख सकते हैं, √4 × -1 अपॉन में हम लिखेगा। तो ये हमारा यहाँ तक हो जाएगा, ये हमारे यहाँ तक हो गया। इसके आगे हम देखेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, हम इक्वल टू लगाएंगे और जो 4 होगा 4 का रूट क्या होगा हमारा +-2 आ जाएगा और -1 और अपॉन में क्या है हमारा 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा √-1, ठीक है। तो हमारा ये आ जाएगा √-1 और देखिए √-1 किसके इक्वल होता है, i के इक्वल होता है। तो हमारा जो आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा -i। तो हमारा जो x के इक्वल क्या आ जाएगा, हमारा i आ जाएगा हमारा आंसर। अगर हम आगे देखेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा x इज इक्वल टू क्या होगा, हमारा जो i है ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा ये लेक्चर होता है कंप्लीट होता है ये हमारा चैप्टर। जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, यानी कि जितने भी कॉन्सेप्ट उसको हमने इस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है गाइस। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू गाइस वाचिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग, ठीक है। तो प्लीज़ भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम गाइस।